नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ मेरी सहयोगी भावना भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। यहां पर हम आपको तमाम कमोडिटीज का अपडेट देंगे, साथ ही बताएंगे आज के लिए क्या रणनीति आपको कमोडिटी में बनाकर चलना है। सोने और चांदी की चाल किस तरह से नजर आ रही है, कच्चे तेल में इन लेवल्स पर क्या करें, साथ ही बेस मेटल्स में गिरावट के क्या बड़े कारण हैं, कौन से बड़े फंडामेंटल्स यहां पर कामकाज कर रहे हैं। चलिए मुनाफे की मंडी की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ कौन से मेहमान होंगे। तो आज हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी जुड़ने वाले हैं, निर्मल बंक के कुणाल शाह और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए मुनाफे की मंडी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जिस काउंटर की हम बात करेंगे वो रहेगा सोने और चांदी का। उसमें भी हम चांदी की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए एक रिकॉर्ड रैली, उसके बाद हमने इंट्राडे में और बड़ी गिरावट सोने और चांदी में यहाँ पर देखी। करीब 30% तक की गिरावट चांदी में आई, वही सोने में 10% तक की बड़ी गिरावट यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिली। अगर फिलहाल सोने और चांदी की बात करें तो पिछले 2 दिनों एक छोटा सा बाउंस बैक यहाँ पर आया था। कल के सेशन में भी हमने देखा था अच्छी तेजी सोने और चांदी में नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए नए बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं, उसकी वजह से आज हम फिर से देख रहे हैं सोने और चांदी पर ऊपरी स्तरों से दबाव है। फिलहाल कॉमिक्स पर सोने में 10% से ज्यादा की गिरावट है, $75 पर अब चांदी चली गई है। वहीं सोने की बात करें तो यहाँ पर भी प्रेशर बरकरार है, करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। $4,800 के पास यहाँ पर सोने में कारोबार हो रहा है। कई सारे कंसर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं जिस तरह की गिरावट है। आप फेड M6 पर भी देख सकते हैं, जो अप्रैल वायदा है वो 1,51,000 के करीब यहाँ पर पहुंच चुका है। ₹1,900 से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर है और इसके जो कारण है वो है कि अब जो नए फेड चेयरमैन आए हैं उनका जो रुख है कटौती को लेकर वो थोड़ा सा समर्थन नहीं कर रहा है दरों में कटौती का। साथ ही अमेरिका और ईरान की एक बैठक होने वाली है। यहाँ पर जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर लगातार बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर डील अगर नहीं होती है ईरान के साथ तो वो वहां पर स्ट्राइक कर देंगे, उसी सब को लेकर यहाँ पर एक बैठक होने वाली है फ्राइडे को। तो तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए अब निवेशक भी थोड़ी सी दूरी यहाँ पर सेफ हेवन से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चांदी देखिए काफी शार्प मूव्स हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, वाइल्ड मूव्स कह सकते हैं। काफी बड़ा एक रैली देखिए, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी यहाँ पर चांदी में आया। पिछले 2 दिनों में एक बाउंस बैक, लेकिन आज फिर से देखिए 10 से 12% तक की गिरावट। इन लेवल्स में क्या करना चाहिए चांदी में? नमस्कार तृप्ति, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जिस तरह से जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके चलते यहाँ पे हमने जो है वॉलेटिलिटी वो मार्केट में बढ़ते हुए देखी है। यहाँ पे पहले ये खबरें निकल कर आ रही थी कि यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील को लेकर के वार्ता है वो वहां भी नहीं होगी वेन्यू चेंज होने के चलते, लेकिन शायद मनोज जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। लेकिन चलिए कुणाल जी, आपको क्या लगता है चांदी में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? मेरी राय में कोई बाइंग करनी नहीं चाहिए। पूरा जब लास्ट शुक्रवार को ही 40% एक दिन में गिरा था तभी लोग एकदम हैरान हो गए थे, पर सोमवार मंगलवार से भूल गए कि भाई कोई असेट क्लास में जब 40% का फॉल आता है उसमें क्यों हाथ डालने का, वाई टू कैच ए फॉलिंग नाइफ। सो $65 तक जा सकता है चांदी, और मेरी राय में कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। ऑल राइट, सो भूपेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। भूपेश जी, चांदी में देखिए करीब 4 लाख तक का स्तर चांदी ने छुआ था। अब वो गिरावट के बाद बड़ा करेक्शन जो है वो चांदी में देखने के लिए मिल रहा है, और इवन ये चांदी का असर जो है वो स्टॉक मार्केट पर भी देखने के लिए आज मिल रहा है। फिलहाल आपका नजरिया चांदी पर क्या बन रहा है सर, क्या किया जाए? जी नमस्कार। अगर बात करें चांदी की, तो चांदी के बाजारों में मुझे लगता है कि अभी इसका जो खेल है वो खत्म हो चुका है। जो ऊपर में जो रेट रेस चल रही थी भाव को पकड़ने की, ऊपर में लोग कूद कूद कर इसको ले रहे थे, अभी मुझे लगता है वो कहानी खत्म हो चुकी है। और ये गेम ओवर होने के बाद इसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी ओवरऑल बाजार 3 लाख का भाव क्रॉस नहीं करना चाहिए। और नीचे में अगर बात करूं तो 2 लाख
10,000 और 1,90,000 तक भी भाव इसमें आसानी से संभावित हो सकते हैं। अगर आज की बात करूं तो 2,50,000 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो 2,55 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली करें। ओवरऑल फंडामेंटल जैसे जैसे ईज ऑफ होते जा रहे हैं और ब्याज दरों पर जैसे जैसे डिसीजन आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ बिकवाली और बढ़ेगी। लोग भाव देख देख कर इसको खरीदते रहेंगे और ओवरऑल यहाँ गिरावट जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ओवरऑल जो गिरावट है वो यहाँ पर चांदी में जारी रहेगी, क्योंकि देखिए लगातार एक बहुत बड़ी रैली जो है वो हमने चांदी में देखी थी और उसके बाद ये जो मुनाफा वसूली है उसका दौर लगातार 3 दिनों से चांदी में देखने के लिए मिल रहा है। मनोज जी, आपका जो हमने आपसे सवाल पूछा था चांदी पर, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से आप जवाब पूरा नहीं कर पाए। आप अब कंटिन्यू कर लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से जो फंडामेंटल्स में बदलाव हुआ है और एक बड़ी हम कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में देखने को मिली है। तो अभी कुछ सेशन के लिए हमारा मानना है कि जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रह सकता है और मार्केट कहीं ना कहीं 65 से $70 के रेंज में जो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 2 लाख के आसपास यहाँ पे कीमतें एक बार स्टेबल होती हुई नजर आएगी। तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग से दूरी बना करके रखना चाहिए। अगले कुछ सेशंस मार्केट को स्टेबल होने दें और अभी यहाँ पे जो नई खरीदारी है वो चांदी में करने से बचना चाहिए। इन लेवल्स पर फ्रेश बाइंग से फिलहाल दूरी बनाकर रखें और 2 लाख तक के लेवल्स यहाँ पर मनोज जी सुझा रहे हैं, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है चांदी का इस वक्त, तो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस तो आपको रखना ही पड़ेगा। चलिए, चांदी की बात हो गई, लेकिन सोने की बात करें तो यहाँ पर भी आज गिरावट देख सकते हैं। एमसीएक्स पर सोने का जो अप्रैल वायदा है वहाँ पर हम देख सकते हैं भाव 1,51,000 तक चले गए हैं, करीब 1,900 रुपये से ज़्यादा की गिरावट है। और यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है सोने और चांदी के लिए। नई बिकवाली से अब यहाँ पर जो बढ़त है वो सीमित हो गई है। फेड की एक सतर्क टिप्पणी आई है ब्याज दरों में कटौती को लेकर और लेबर मार्केट में सुस्ती के संकेत के बावजूद फेड का फोकस अब अपसाइड इन्फ्लेशन रिस्क पर रहेगा। जो नए चेयरमैन है केविन वॉश, अब उनका जो पॉलिसी को लेकर एक हॉकिश इंस्टांस है उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर हम सोने में देख रहे हैं। वहीं यूएस और ईरान का जो टेंशन है वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ईज आउट होती हुई नजर आएगी। साथ ही आज अमेरिका में हम देखेंगे कि बेरोजगारी के आंकड़े और पेरोल डेटा आने वाला है, तो उससे पहले भी इन डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पहले भी थोड़ा सा हम सोने चांदी में सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ देखते हैं। मनोज जी, सोने के लिए कौन से लेवल्स अहम होंगे? हालांकि जितना करेक्शन हम चांदी में देख पा रहे हैं, जितना शार्प मूव चांदी में हो रहे हैं, उतना सोने में नहीं दिख रहे हैं। क्या इन लेवल्स पर खरीदारी की राय होगी या फिलहाल यहाँ से भी थोड़ा दूर रहा जाए? सोने में भी अभी थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरी कमोडिटीज में यहाँ पे दबाव देखते हैं तो उसका असर यहाँ पे सोने के ऊपर भी पड़ता है। और इसीलिए हमने देखा है कि कल जो ऊपरी स्तर पे 1,60,000 तक सोने की कीमतें पहुंच गई थी, वहां से सोने में भी तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली और हम कीमतें अभी लगभग 1,50,000 के आसपास ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। हमारा मानना है कि कीमतें अगर इंटरनेशनल मार्केट में $4,680 और भारतीय बाजारों में 1,45,000 के स्तर के आसपास आती है तो फिर वहां पे बाइंग के लिए सोचना चाहिए। अभी वर्तमान लेवल्स पे यहाँ पे सोने में भी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रही। बिल्कुल, तो देखिए मनोज जी तो फ्रेश बाइंग की सलाह जो है वो फिलहाल देते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुणाल जी, आपका नजरिया कैसा बन रहा है सोने पर? बाय नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये 4600 4500 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जो एक्सेस था कमोडिटीज में वो फ्रॉथ मार्केट में से निकल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है बाय करना चाहिए। सेल ऑन राइज की रणनीति अपना ही है, आउटलुक कमजोर लग रहा है। ठीक है कुणाल जी, आपको यहाँ पर आउटलुक कमज़ोर लग रहा है, सेल ऑन राइज की रणनीति आप फिलहाल सोने को लेकर दे रहे हैं। भूपेश जी, आपको क्या लगता है कौन से फंडामेंटल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं? क्या यहाँ से अभी डिस्टेंस बनाकर रखें? यहाँ पर आप क्या राय सुझाएंगे? शॉर्ट करके चलना चाहिए सोने में? ये पहले फंडामेंटल की चर्चा करते हैं। जो फेड के नए चेयरमैन आए उनमें मुझे लगता है कि उनके जो विचार हैं वो हमेशा से, वो पहले भी गवर्नर रहे हुए हैं, तो उनका कभी भी बुलिश विचार नहीं रहा ब्याज दरों पर। तो वो मुझे लगता है कि ब्याज दरों में कटौती इतनी आसानी से नहीं करेंगे। और आपको पता होगा कि जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई उसी दिन गोल्ड में एक बहुत बड़ी मंदी देखने को मिली। मुझे लगता है कि ये जो फ्रॉड था बाजारों में ये ओवर हो चुका है।
ये बुलबुला फूट चुका है और यहाँ से फाइनली गोल्ड के भाव में $5,000 मुझे लगता है कि अब आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा बाजार, और नीचे में 4,500 $4,320 तक यहाँ से भाव आने वाले समय में संभावित रहेंगे। अगर टेक्निकल्स की बात करी जाए तो आज के दिन में भी बाजार में बिकवाली कर सकते हैं। जैसे ही बाजार 1.52 के आसपास मिलता है, क्योंकि बाजार काफी वोलेटाइल है, अभी थोड़ी देर पहले 1.50 था, उसके पहले 1.53 था, तो 2,000 पॉइंट अभी कोई मायने नहीं रख रहे। तो 1.51 वाला बाजार कहीं भी 1.52 के आसपास मिलता है तो यहाँ बिकवाली करिए। 1.53-300 का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे में 149 144 के लक्ष्य आने वाले 1-2 दिन में भी संभावित हो सकते हैं। वाले 1-2 दिनों में भी ये लक्ष्य मिल सकते हैं। शॉर्ट की सलाह यहाँ पर भूपेश जी दे रहे हैं। सोने में 1.52 1.51 के आसपास यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट करके चलिए। और एसएल आपको 1.53 के नीचे का लगाना, 1.53 के आसपास का यहाँ पर एक एसएल लगाना होगा। टारगेट्स 1.49 तक के यहाँ पर ये सुझा कर चल रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले खबर आपको बता देते हैं। यूनियन बजट पर चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा है। ईटी नाउ भी बजट की सीधे ग्राउंड से लोगों की राय ले रहा है। चैनल 6 फरवरी को मुंबई में इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी कर रहा है। एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, निवेशक, एमएसएमई और इनोवेटर 2026 के यूनियन बजट के असर का एनालिसिस करेंगे और आने वाले साल की दिशा निर्धारित करने में मदद करेंगे। इस समिट के एजेंडे के केंद्र में देश का बीएफएसआई सेक्टर होगा, जो एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अगले कुछ हफ्तों में नया कारोबारी साल शुरू होने वाला है। ऐसे में इस चर्चा में बजट की बड़ी घोषणाओं के साथ टैरिफ और रुपए के वैल्यूएशन को भी शामिल किया गया है। तो बजट की इस चर्चा में जरूर शामिल होइए। ईटी नाउ इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट शुक्रवार को 6 फरवरी को। वेलकम बैक। मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने सोने और चांदी की चर्चा की और अपने एक एक्सपर्ट से भी सलाह ली। लेकिन चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। पिछले 2 दिनों में यहाँ पर भी प्रेशर नजर आ रहा है। कॉपर का भाव 1220 रुपए के करीब पहुंच गया, करीब 2% की गिरावट। एल्यूमिनियम भी करीब 1.5 से 2% यहाँ टूट चुका है। जिंक में भी आप करीब 1% की गिरावट देख सकते हैं। और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगातार गिरावट हावी होती हुई बेस मेटल्स में भी नजर आ रही है। लेकिन निकल यहाँ पर ज्यादा टूटा है, करीब 2.5% की गिरावट आप निकल में देख सकते हैं। अगर कॉपर की बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए पिछले सेशन में करीब 4% की गिरावट इंटरनेशनल बाजार में देखी गई थी। चीन में सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर एक प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा कंज्यूमर है यहाँ पर। और इंडस्ट्री ग्रुप के मुताबिक रिफाइंड कॉपर आउटपुट अब 2026 में 5% बढ़ने का अनुमान है। पिछले साल यहाँ पर 10% की बढ़त देखी गई थी। साथ ही अब यूएस के लिए तय सप्लाई को अन्य बाजारों की तरफ भी मोड़ा जा रहा है। साथ ही डिमांड साइड फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। चीनी फैब्रिकेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स की खरीद लगातार यहां पर दूसरे दिन घटती हुई दिखी। साथ ही चाइना का जो न्यू ईयर है, लूनार न्यू ईयर, अब उसमें छुट्टियों से पहले अब जो कामकाज होता है वो भी थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। तो काफी सारे फैक्टर्स यहां पर काम कर रहे हैं, और सोने चांदी की जो बिकवाली है वो भी एक प्रेशर यहां पर बेस मेटल्स पर बना रही है। कुणाल जी, क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आपको? लगातार 2 दिनों से यहाँ पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं। क्या इन लेवल्स पे खरीदारी करके चलना चाहिए? कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम, कहां पर आज रणनीति बनाई जाए? आई थिंक मेरी राय में अभी फिलहाल ओवरऑल कमोडिटी में जो प्रेशर है, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ये तीनों मेटल अगर आप देखेंगे वो भी एक भारी रन अप सिल्वर की तरह हुआ है। फंडामेंटल कॉपर के डेफिनेटली बेरिश नहीं है। तो मेरी राय में यहाँ से 30-40 रुपए की डाउनसाइड आती है, वहां पे कॉपर थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चाइना की स्टेट रिजर्व ब्यूरो कॉपर का रिजर्व क्रिएट कर रहा है, तो मुझे डाउनसाइड बहुत लिमिटेड लग रही है। बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो हम अगले गेस्ट से ले लेते हैं। इसके अलावा कुणाल शाह भी हमारे साथ है। ऑलराइट, मनोज जी से हम अगला सवाल ले लेते हैं। मनोज जी, बेस मेटल पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे जो है कुणाल से इत्तेफाक रखता हूँ। हमारा मानना है कि यहाँ पे बेस मेटल्स में ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पैनिक रिएक्शन जो प्रेशियस मेटल्स में देखने को मिल रहा है, उसका असर इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी है।
कॉपर कहीं ना कहीं एलएमई पर $12,500 के आसपास एक बार स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में यहाँ पे 1180 से 1150 की रेंज में कॉपर को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। थोड़ा और यहाँ पे जो है डिप का वेट करना चाहिए। वहीं एल्यूमिनियम भी हमारा मानना है कि एलएमई $3,000 और भारतीय बाजारों में लगभग 295 290 का जो रेंज है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर रेंज होगा। तो यहाँ पे थोड़े और डिप्स का वेट करें, निचले स्तरों पर बिल्कुल यहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटल्स जो है वो एल्यूमिनियम और कॉपर के काफी बेहतर लगते हैं। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं और निचले स्तरों पर अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये सलाह मनोज जी की तरफ से आती हुई। भूपेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक चीन बड़ा कंज्यूमर है, काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ अब चाइना में न्यू ईयर का माहौल है, उसकी वजह से थोड़ी सी कामकाजी पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। खरीदारी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी है और काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बरकरार है और जो प्रेशियस मेटल्स में जो प्रेशर लगातार आ रहा है उसका इम्पैक्ट भी हम बेस मेटल्स में देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, कॉपर में इन लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए या फिर कहीं और रणनीति, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल में कुछ आपको पसंद आ रहा है आज के लिए? जी, अगर हम कॉपर या अदर बेस मेटल्स की बात करें तो जिस तरीके का सेल ऑफ यहाँ देखने को मिला है, मुझे लगता है कि ये सेल ऑफ फरवरी के महीने में तो एटलीस्ट ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ओवरऑल हमारा बेस मेटल्स में नीचे में खरीदारी का विचार रहेगा, जिसमें जिंक का बाजार 300 या 305 के आसपास आता है तो वहां खरीदारी कर सकते हैं। और कॉपर में थोड़ा सा मेरा जो विचार है वो थोड़ा नीचे लेने का रहेगा। 1140 या 1130 के आसपास मिलता है बाजार, तो मुझे वहां खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो कि कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी व्यू रहेगा अगेंस्ट द ट्रेंड। और बाकी इसमें नीचे में लेते हैं तो 1100 के नीचे का कड़क स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलें पोजिशनली, और भाव मुझे दोबारा ऊपर में नए हाई की तरफ जाते हुए समझ आते हैं। जिंक और कॉपर में यहाँ पर आपने रणनीति सुझाई है और नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो यहाँ पर सलाह रहेगी खरीदारी की। चलिए, बेस मेटल्स की बात हो गई, लेकिन आप रुक कर लेते हैं कच्चे तेल का, क्योंकि जिस तरह से तमाम कमोडिटीज़ में हम प्रेशर देख रहे हैं, कच्चे तेल में कल के सेशन में हमने तेज़ी देखी थी। यूएस और ईरान का एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन आज देखिए जिस तरह के डेवलपमेंट्स अब हुए हैं कि फ्राइडे को एक बड़ी बैठक होगी और दोनों ही देशों के लीडर्स यहाँ पर बातचीत करेंगे, उसके चलते चीज़ें थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नजर आ रही है और वो प्रेशर अब कच्चे तेल में आया है। करीब 2% की गिरावट, $68 के आसपास यहाँ पर कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। अब यहाँ से क्या आउटकम निकल कर आएगा ये तो फ्राइडे को ही पता चलेगा। ओमान में एक बड़ी बैठक होने वाली है और न्यूक्लियर डील पर क्या बातचीत दोनों देशों के बीच में होती है काफ़ी मैटर करता है। इसके अलावा और भी कई सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर लगातार बने हुए। रशिया यूक्रेन का जो है वहाँ पर कोई डेवलपमेंट अब तक नहीं हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची यहाँ पर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखना होगा क्या कुछ यहाँ से निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर कच्चे तेल में। मनोज जी, इन लेवल्स में कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? हम बात करते हैं हमेशा कि अब तमाम कमोडिटीज़ ने अच्छे रिटर्न दिए पिछले साल, लेकिन एक कच्चा तेल ही था जो नहीं चला, कोई रिटर्न यहाँ पर नहीं बना। लेकिन इस साल के लिए इतने सारे कंसर्न्स यहाँ पर लगातार उभर के आ रहे हैं। आपको लगता है कि अच्छे रिटर्न इस साल कच्चे तेल में मिलेंगे और कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर आते हुए? देखिए तृप्ति, यहाँ पे मेरा मानना है कि जो फर्स्ट हाफ है वो कच्चे तेल के लिए बेहतर रहेगा। वोलेटिलिटी काफी रहेगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड हाफ में फिर एक बार प्राइसेस जो है कूल ऑफ हो सकते हैं, तो अभी यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंडिंग रहेगा जिस तरह से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। मेरा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें फिर एक बार यहाँ पे 5,650 के आसपास मिलती है, तो वहां पे निश्चित रूप से बाय करके चलना चाहिए। 5,540 के नीचे के स्टॉप लॉस से ऊपर में 5,880 के लक्ष्य जो है वो रखे जा सकते हैं। अभी कच्चे तेल में बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रखना चाहिए। बिल्कुल, कच्चे तेल में बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है वो बता रहे हैं मनोज जी। भूपेश जी, आपके पास आते हुए आप जरा बताएं, कच्चे तेल पर आपका नजरिया क्या बन पा रहा है? ये हो सकता है बाजार शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा बाजार में और प्रेशर देखने को मिले, परंतु ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये जो 5,700 वाला बाजार है, ये नीचे में 5,650 5,600 तक संभावित हो सकता है। परंतु ओवरऑल इस बाजार में तेजी की संभावना ही रहेगी। ऊपर की बात करें तो बाजार एक बार फिर से 6,100 6,300 के भाव बहुत आसानी से दिखा सकता है। जी।
ऊपर में 6,000 6,300 तक के भाव यहाँ पर आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। चलिए एक बार चांदी को देख लेते हैं। मनोज जी देखिए, यहाँ पर बड़ी गिरावट करीब 10 से 11% की गिरावट चांदी में आती हुई नजर आ रही है। कितना लग रहा है आपको ये करेक्शन गहराता हुआ? शाम तक कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी क्या? काफी सारे पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स है जिसके चलते हम बड़ी उठापटक देख रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे $65 जो है अभी शॉर्ट टर्म में चांदी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 2,10,000 2,10,000 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आएगा। तो वहां पे निचले स्तरों पर जब भी मार्केट आता है तो वहां पे बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। जिस तरह की वॉलेटिलिटी है तो निश्चित रूप से यहाँ पे शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहां पे अगर कुछ भी फेल्योर रहता है डील को लेकर के तो निश्चित रूप से फिर वहां पे तेजी से शॉर्ट कवरिंग भी जो है वो देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो बेहतर होगा कि शॉर्ट सेल अवॉइड करें, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को कम से कम रखें, जो भी ट्रेड कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस करें, और सपोर्ट्स लेवल के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो वहां पे बाय की रणनीति बनाएं। काफ़ी अहम जानकारी और रणनीति यहाँ पर मनोज जी ने बताई है। लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिए, एसएल के साथ ट्रेड करिए और कोई भी पोजीशन यहाँ पर आगे के लिए कैरी ना करें, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट इस वक्त चांदी का नज़र आ रहा है। कुणाल जी, आपसे राय नहीं हो पाई थी कच्चे तेल पर, एक क्विक राय दे सकते हैं आप कच्चे तेल को लेकर? ये जिस तरह की मीटिंग यहाँ पर चल रही है, अगर दोनों देशों के बीच बात बन जाती है तो कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं आप कच्चे तेल में? आई थिंक इट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द मीटिंग, पर मेरी राय में मेरा ऐसा मानना है कि कच्चा तेल फंडामेंटली बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर कमोडिटीज, वो बड़ा नहीं है। सो मुझे धीरे धीरे WTI $68-70 और ब्रेंट $74-75 जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से $4 मतलब और 200-225 रुपए की तेजी हो सकती है। बिल्कुल। सो गोल्ड हो, सिल्वर, क्रूड मेटल या फिर नेचुरल गैस, किस तरीके का एक्शन यहाँ पर आने वाले वक्त में देखने के लिए मिल सकता है, इस पर पूरी डिटेल आप तीनों ने हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी, कुणाल जी और मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी रणनीति जो है वो बताने के लिए। तो मुनाफे की मंडी में वक्त हो चला है यहीं रुकने का, लेकिन ब्रेक के उस पार लगातार जारी रहेगा ET Now स्वदेश पर बाजार की टॉप पिक्स और बाजार का एक्शन।